जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे, क्योंकि मेरे कई मित्रों का ये फ़ोन आ रहा है कि लगातार वीडियो आप यूपी हायर जुडिशरी का प्रश्न का बना रहे हैं, तो थोड़ा सा बोरियत हो रहा है। बीच में आप प्रोसीजरल लॉ का भी बनाइए। हमें भी ये लग रहा है कि यदि बीच बीच में प्रोसीजर लॉ का कुछ चर्चा करते रहें और साथ में जो प्रश्न पत्र है उसका भी व्याख्या करते रहा जाए, क्योंकि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। उससे लग रहा है कि अभी काफ़ी समय है। प्रोसीजर लॉ में हमने एविडेंस एक्ट का चुनाव किया है कि एविडेंस एक्ट से शुरुआत करते हैं। ये चूँकि रोचक भी है और अच्छा भी लगेगा, और इस पे हम पूरा संपूर्ण एविडेंस एक्ट में जो भी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे मैं चर्चा करूंगा। अभी आज का जो टॉपिक है धारा 11, धारा 17 और एडमिशन और कन्फेशन में अंतर समय बचेगा तो उसमें करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं धारा 11 का। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। तो एविडेंस एक्ट की जो धारा 11 है, इसमें ऐसे फैक्ट को रिलेवेंट घोषित किया गया है जो कि असंगत है। जो कुछ भी कनेक्टिविटी, जब हम सुसंगतता का रिलेवेंसी की बात करते हैं, सुसंगतता की बात करते हैं, तो उसमें देखते हैं जो धारा 3 में जो परिभाषा दिया गया है रिलेवेंसी की, तो यही बताया गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार से जुड़े हैं और वो कहीं ना कहीं से धारा 5 और से लेकर के 55 तक में रिलेवेंट घोषित किए गए हैं। अब इस धारा का यहाँ पे प्रयोजन क्या है, इसको देखते हैं। तो जो इंग्लैंड की विधि है, आंग्ल लॉ है, उसमें कई मैगजीम है, जैसे रेस जेस्टे है, प्ली ऑफ एल्बाई है, स्टॉपेल है, अन्य भी कई मैगजीम है। उसका कोई कोडिफिकेशन नहीं है, इसलिए वहाँ मैगजीम के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ चूँकि एविडेंस एक्ट में हर एक सेक्शन को कोडिफाइड किया गया और उन सारे सिद्धांतों को किसी न किसी सेक्शन में समाहित किया गया। अब जो प्ली ऑफ एल्बाई का सिद्धांत है उसको धारा 11 में रिलेवेंट घोषित किया गया है। अब धारा 11 कहता क्या है, तो इसमें 3 तरह की बातें हैं जिसके वजह से ये रिलेवेंट होता है। पहला तो ये कहता है कि जो फैक्ट इन इशू को या रिलेवेंट फैक्ट को इनकंसिस्टेंट कर दे फैक्ट, उस फैक्ट को यहाँ रिलेवेंट घोषित कर दिया गया है। दूसरा ये कह रहा है, इसका उपधारा 2, कि या तो स्वयं में या किसी अन्य तथ्यों के साथ मिल करके फैक्ट इन इशू को या रिलेवेंट फैक्ट को या तो हाईली इम्प्रोबेबल कर दे या हाईली इम्प्रोबेबल कर दे, यानी कि प्रोबेबल कर दे या इम्प्रोबेबल कर दे। ये हाईली शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिसंभाव्यता, यानी कि कहीं से कोई गुंजाइश न रहे, 99% उसकी स्थिति बन जाए 100% में, हाईली इम्प्रोबेबल हो जाए या हाईली प्रोबेबल हो जाए, तो उसको रिलेवेंट घोषित कर दिया है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, इसी धारा में दिया गया है कि कलकत्ता में कोई व्यक्ति है और उसका मर्डर हो जाता है, जिस पे एलिगेशन है उसी समय उसी दिन वो लाहौर में था। तो जो फैक्ट इन इशू है कि क्या उस व्यक्ति की मृत्यु उस व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है, तो उसकी अनुपस्थिति इस बात को, फैक्ट इन इशू को इतना इनकंसिस्टेंट कर देता है कि ये संभव ही नहीं है कि वहाँ पे वो होगा। जब वो नहीं है तो मृत्यु भी उसके द्वारा नहीं कारित की गई होगी। तो फैक्ट इन इशू को यहाँ पे या तो हाईली इम्प्रोबेबल कर रहा है या ये इनकंसिस्टेंट कर दे रहा है। तो इस आधार पर ये रिलेवेंट हो जाता है। ये रिलेवेंट इसलिए नहीं होता है कि वो जो है लाहौर में है, इसलिए रिलेवेंट होता है कि उसी टाइम और उसी दिन पर वो कलकत्ता में नहीं था, यानी कि उस फैक्ट इन इशू को असंगत कर देता है, इसलिए रिलेवेंट हो जाता है। दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे 3 व्यक्ति ABC और कोई डी नामक व्यक्ति है, एक कमरे में है और डी की हत्या हो जाती है,
साक्ष्य ऐसे हैं जिसमें से ए और बी साबित हो जाता है कि ये एकदम नहीं थे। तो ये इस बात का हाईली प्रोबेबिलिटी है कि सी द्वारा ही डी की हत्या की गई होगी। तो कहीं ना कहीं से इस धारा में उस चीज को रिलेवेंट बताया गया है। अब देख लेते हैं बेयर क्या है। कह रहे कि फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट, यानी कि जो अन्यथा सुसंगत नहीं हो कब सुसंगत हो जाता है। तो पहला क्या है कि इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट, यानी कि वो ऐसा है फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू को या रिलेवेंट फैक्ट को इनकंसिस्टेंट कर दे। दूसरा कह रहे कि इफ बाई देमसेल्फ, या तो खुद के द्वारा, आर इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट, या किसी अन्य तथ्य के साथ मिलकर के, दे मेक दी एग्जिस्टेंस आर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, माने उसकी जो प्रोबेबिलिटी है या इम्प्रोबेबिलिटी है उसकी हाईली कर देता है, एकदम अधिसंभाव्यता हो जाता है कि ऐसा या तो हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा, तो ये रिलेवेंट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग धारा 17 पे। धारा 17 कह रहा है स्वीकृति के बारे में कि स्वीकृति वो कथन है जो लिखित रूप में, मौखिक रूप में या दस्तावेजी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्टि दस्तावेज भी सम्मिलित है, फैक्ट इन इशू के बारे में या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। यानी कि जो स्टेटमेंट है ऐसा स्टेटमेंट है, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे मौखिक रूप में हो या दस्तावेजी रूप में हो, और वो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान इंगित करता हो ये स्टेटमेंट, और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया है और ऐसे परिस्थितियों में किया गया है जो आगे वर्णित हैं। अब यहाँ धारा सिर्फ इतना कह करके साइलेंट हो जाता है, यानी कि जो स्वीकृति है वो या तो लिखित में हो सकता है या मौखिक में हो सकता है या दस्तावेजी रूप में हो सकता है, और वो इस तरीके का होना चाहिए कि जिससे फैक्ट इन इशू के बारे में या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान इंगित हो। और तीसरा चीज ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसे परिस्थितियों में किया गया हो जो आगे वर्णित है। तो आगे जो वर्णित है वो धारा 18 है। 18 में 5 तरह के व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, धारा 19 में एक तरह के व्यक्ति के बारे में किया गया और धारा 20 में एक तरह के, यानी कि कुल मिला के 7 तरह के ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे परिस्थितियों में कथन करते हैं जो स्वीकृति की श्रेणी में आ जाता है। तो अब उनको देख लेते हैं क्या है। तो धारा 18 ये कह रहा है कि एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग आर हिज एजेंट। तो जो इसका मेन हेडिंग है उसमें कह रहा है कि स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्टेटमेंट्स मेड बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग आर बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। यानी कि न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि या तो कोई व्यक्ति है, माने मुकदमा जो चल रहा है उसका कोई पक्षकार है या पक्षकार का कोई अभिकर्ता है, और उस अभिकर्ता द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसको जो पार्टी है उसने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उसको अनुमति दिया हो इस तरह का स्टेटमेंट देने के लिए, तो उसका जो स्टेटमेंट होगा वो एडमिशन होगा। और एडमिशन कब होगा? जब धारा 17 के नॉर्म्स को फुलफिल करेगा, यानी कि वो फैक्ट इन इशू से के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो तब वो एडमिशन होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार हैं उनके द्वारा यदि कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो भी वो एडमिशन होगा। पर्सन्स हु हैव एनी प्रोप्रिएटरी और पेकुनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड हु मेक द स्टेटमेंट इन दियर कैरेक्टर ऑफ पर्सन्स सो इंटरेस्टेड। तो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनका कार्रवाई की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित है और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं। तो जो हितबद्ध व्यक्ति के रूप में कथन कर रहा है तो वो उसका कथन यदि धारा 17 के नॉर्म्स को पूरा कर रहा है तो वो यहाँ एडमिशन के रूप में रिलेवेंट हो जाएगा। दूसरा इसका क्या कह रहा है कि पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड,
यानी कि उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा भी जिससे हित भी उत्पन्न हुआ है, यानी कि तीसरा व्यक्ति अगर जो व्यक्ति है जिसका हित राइज हो जा रहा है, डिराइव हो जा रहा है, तो उस व्यक्ति का भी स्टेटमेंट यहाँ एडमिशन के रूप में हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि पर्सन्स फ्रॉम होम द पार्टी टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट आर एडमिशंस if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statements। मतलब वो उसी दौरान किए गए होने चाहिए जिस दौरान में उसका इंटरेस्ट हो, यानी कि उसके पहले और बाद की स्थिति में नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग इंटरेस्ट की स्थिति में जब कंटिन्यूसली चल रहा हो उस समय उसने यदि स्टेटमेंट दिया हो और वो धारा 17 के नाम को पूरा कर रहा हो तो उसका एडमिशन के रूप में रिलेवेंट घोषित कर दिया जाएगा। पांचवा व्यक्ति कौन है इसमें, तो ये हो गया। अब छठवें के रूप में देखा जाए तो धारा 19 में वर्णन कर रहा है, ये करे कि एडमिशंस बाय पर्सन्स हुज पोजीशंस मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। माने ऐसे व्यक्ति का कोई स्टेटमेंट है जो उसके खिलाफ ही साबित किया जाना हो। जैसे कि मेरे खिलाफ कोई किताब का किसी ने दावा किया और मैंने ही ये बात कह दी है कि हाँ भाई किताब उसी की है, तो ये सीधे सीधे एडमिशन हो गया। तो इसी बात को ये कह रहा है धारा 19 में, यानी कि जिसके खिलाफ कोई बात साबित करना हो और वही व्यक्ति इस चीज़ को स्वीकार कर ले तो एडमिशन के रूप में रिलेवेंट हो जाता है। धारा 20 कह रहा है कि रेफरी यानी कि तीसरे व्यक्ति को नामित कर दिया जाए तो वो व्यक्ति जो बात कहेगा तो उसके द्वारा कहा गया कथन भी रिलेवेंट हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि एडमिशन बाई पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड to by party to suit statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred to information in reference to a matters in dispute or admission। यानी कि कोई ऐसा डिस्प्यूट है और हमने कह दिया कि जाइए उनसे पूछ लीजिए, इसके बारे में जो वो कहेंगे वो सत्य होगा। अब वो चाहे गलत कहें चाहे सही कहे, यदि जो कुछ भी वो बात कहते हैं वो हमारे अगेंस्ट में एडमिशन के रूप में होगा। इसको रेफरी का भी संज्ञा दिया जाता है कि रेफरी से संबंधित कौन से धारा है, तो धारा 20 है। अब हिंदी में कह रहे कि वाद के पक्षकार द्वारा व्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप में निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं। इसका इलस्ट्रेशन है कि प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। ख से क कहता है कि जाकर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सब कुछ जानता है, ग का कथन स्वीकृति है। तो इस तरीके से एडमिशन 5 व्यक्तियों द्वारा धारा 17 के नाम को पूरा करते हुए यदि दिए जाते हैं तो वो एडमिशन की श्रेणी में आएंगे। धारा 19 में एक जो फंसाने वाला क्वेश्चन होता है इलस्ट्रेशन का, वो ये है कि ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व क लेता है, ग द्वारा ख को शोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है, क इस बात को प्रत्याख्यान करता है कि ग से ख को भाटक दे था, ग द्वारा यह कथन कि उस पर ख को भाटक दे है स्वीकृति है, और यदि क इस बात से इनकार करता है कि ग द्वारा ख को भाटक दे था तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है। इसके कहने का तात्पर्य यही है जो धारा 19 में कहा गया कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई बात साबित की जानी है और वह व्यक्ति ही कोई स्टेटमेंट दे दे तो वो एडमिशन के रूप में गिरा होगा। बाकी के किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा यदि दिया जाता है स्टेटमेंट तो वो स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगा, भले ही वो रिलेवेंट होगा। तो इस प्रकार से जो स्वीकृतियां हैं इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब 2 मिनट में हम लोग कन्फेशन और एडमिशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें छूट गया है, 2 बातें। धारा 21 में बात कही गई है कि जो भी स्वीकृतियां होंगी वो स्वीकृत करने वाले के विरुद्ध ही साबित की जाएंगी, ये सामान्य नियम है। लेकिन उसमें 3 अपवाद हैं। पहला अपवाद तो ये है कि धारा 32 1 के अधीन आने वाली कोई ऐसी बात है तो उस ये अपने पक्ष में भी साबित कर सकता है। दूसरा ये कह रहा है कि कोई मन के या शरीर की दशा को प्रदर्शित करने वाला है तो भी वो अपने उस फैक्ट को बने स्वीकृति को अपने फेवर में साबित कर सकता है। और तीसरा ये कह रहा है कि कोई अन्य धारा में, इस धारा में स्वीकृति के रूप में नहीं लेकिन अन्य धाराओं में यदि रिलेवेंट है तो भी वो अपने पक्ष में उसको साबित कर सकता है।
हाँ, एक बात और 31 में कह रहा है कि स्वीकृतियां विबंध कर सकती हैं, निश्चायक सबूत के रूप में ग्राह्य नहीं होगा। यानी कि एकमात्र स्वीकृति के आधार पर केस डिसाइड नहीं होगा। जो व्यक्ति स्वीकृति कर रहा है उसके खिलाफ विबंध के रूप में जरूर कार्य करेगा, लेकिन ये निश्चायक नहीं होगा। अब धारा 23 भी इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा है, ये धारा 23 को हम लोग धारा जो है 58 से रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि धारा 58 में ये कहा गया है कि स्वीकृति तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। लेकिन ये कौन से तथ्य हैं जिनको साबित करना आवश्यक नहीं? वो तथ्य हैं जो धारा 23 से अलग हैं, क्योंकि धारा 23 ये कह रहा है कि न्यायालय स्वीकृति के रूप में उसको ग्राह्य नहीं करेगा जो इस आधार पर स्वीकृति किया गया है कि उस केस में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अगर जो ऐसी स्वीकृति की गई है तो फिर धारा 58 में उसको साबित करना ही होगा, क्योंकि वो स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा, और जब स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा तो धारा 58 लागू नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग स्वीकृति और संस्कृति में अंतर क्या है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, स्वीकृति एक जाति है, संस्कृति एक प्रजाति है। पहला तो ये हो गया। स्वीकृतियाँ मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, जो कि गिनाए गए हैं उसमें 7 तरह के जो व्यक्ति हैं धारा 18, 19, 20 में। लेकिन संस्कृति जो है सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। तीसरा अंतर ये होगा कि जो स्वीकृतियाँ हैं वो सिविल मामले में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि संस्कृति जो है क्रिमिनल मामले में प्रयोग किए जाते हैं। स्वीकृतियाँ जो हैं वो न्यायिकेतर भी हो सकती हैं, न्यायिक भी हो सकती हैं, और वही ज़्यादातर इसका एविडेंशियल वैल्यू भी इस पर रहता है, चाहे स्वीकृतियाँ न्यायिक हो चाहे न्यायिकेतर हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि कन्फेशन के बारे में देखा जाए तो संस्कृति यदि न्यायिकेतर है तो उस तरह का बल नहीं रखेगा, लेकिन यदि न्यायिक है यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 के बयान के रूप में यदि है सीआरपीसी के, तो उसका एक महत्व है, सर्वान एक प्रकार से साक्ष्य के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो अंतर है कि जो स्वीकृतियां हैं वो विबंध के रूप में प्रयोग हो सकती हैं, निश्चय के रूप में नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो संस्कृति है वो निश्चय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि स्वीकृतियों को निश्चय के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो अंतर स्पष्ट किया जा सकता है वो ये है कि धारा 23 में जो बात कही गई है कि यदि किसी प्रकार से उसकी संस्कृति ली गई है, स्वीकृति ली गई है, जैसे कह रहा है कि कोई उसको इस शर्त के अधीन लिया गया है कि भाई सहमत हो गया है कि हम इसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो ये ग्राह्य नहीं होगा। जबकि जब धारा 28 देखते हैं हम, तो 28 में कह रहा है कि यदि उत्पीड़न, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव दूर हो जाने के पश्चात संस्कृति किया गया है तो वह ग्राह्य होगा। या धारा 29 में जो धारा 23 की बात कह रहा है उसके ठीक अपोजिट धारा 29 में कह रहा है कि अन्यथा सुसंगत संस्कृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना। यानी कि वहाँ पे यदि किसी प्रकार का प्रॉमिस किया जा रहा है कि भैया न्यायालय में हम नहीं देंगे, प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, और उस बात पे दोनों लोग सहमत हो जाते हैं दोनों पार्टी, और फिर उसने स्वीकृति कर दिया है, तो उसको फिर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और ग्राह्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यदि उसको गुप्त रखने का या प्रलोभन के आधार पर कह दिया गया है तब भी वो उसको ग्राह्य मान लिया जाएगा और वो दिया जा सकता है कन्फेशन के रूप में, न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। लास्ट में एक इसका अंतर ये है कि जो संस्कृति होता है वो मौखिक रूप से अपने आप में बड़बड़ाने से भी हो सकता है, जैसे सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला किया गया था, और एक पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर में ये कहा गया था, पुलुकुरु कोटैया बनाम किंग एम्परर में भी ये बात कही गई थी कि कन्फेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अपराधी को उस अपराध में पूर्ण रूपेण फंसाने वाला होता है। यानी कि उस स्टेटमेंट से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि एकमात्र सिर्फ यदि कोई अपराध किया है तो अपराधी द्वारा ही किया गया है, और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो उसको कन्फेशन कहते हैं। अपने आप को बचाव में, जैसे पलविंदर कौर के मामले में कहा गया था पंजाब राज्य वाले में, कि
कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि उसमें अपने आप को निर्दोषिता साबित करे तो वो कन्फेशन के रूप में नहीं माना जाता है। यानी कि कन्फेशन का पूरा निष्कर्ष ये होना चाहिए कि उसने अपराध को स्वीकार कर लिया हो। स्वीकृति के बारे में जो स्टेटमेंट होता है वो किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में अनुमान इंगित करता है और आगे के जो व्यक्ति हैं उन्हीं के द्वारा ही किया गया होना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा मान्य नहीं है। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा ही किया गया होना चाहिए। दूसरी बात जो धारा 30 में ये कहा गया है कि एक साथ यदि को एक्यूज्ड हैं और उनका विचारण किया जा रहा है तो उसका जो स्टेटमेंट है वो दूसरे पक्षकार के विरुद्ध भी विचार में लिया जा सकता है। ये बात धारा 30 में कहा गया है। जबकि स्वीकृतियों के बारे में यदि वो 5 कंडीशन जो दिए गए हैं धारा 18, 19 और 20 में, उसके अतिरिक्त यदि कोई स्वीकृति की जाती है तो स्वीकृति के रूप में ग्राह्य नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।